नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह श्यामलाल जी जैसे ही टहल कर घर आए तो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को आवाज़ लगाने लगे। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? लक्ष्मी जी पूजा घर में आरती करके जैसे ही बाहर आई, श्यामलाल जी उत्सुकता से बोले, आने में इतनी देर क्यों कर दी? कब से आवाज़ दे रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है, आज आपकी आवाज़ में बड़ी खनक है। कहीं राजेंद्र भाई साहब से तो नहीं मिलकर आ रहे? श्यामलाल जी हैरानी से लक्ष्मी जी की ओर देखने लगे और बोले, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरे हाव भाव से मेरे विचारों का? लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, ये बाल ऐसे ही धूप में सफ़ेद थोड़े न किए हैं, जिंदगी गुजारी है आपके साथ। आपको नहीं जानती क्या? जिस दिन राजेंद्र भाई साहब से मिलकर आते हो कितने खुश हो जाते हो। अच्छा बताओ, क्या बात हुई आज उनसे? बस वही, फौज की, देश की, देशभक्ति की। और हाँ क्या? बीच में अवनी बोल उठी। अवनी श्यामलाल जी की इकलौती बेटी थी। पिताजी, यह लीजिए गर्मा गर्म चाय। पापा, क्या बात है, आज सुबह सुबह किसकी बातें हो रही है? श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे राजेंद्र अंकल से मिलकर आया हूँ और वे आज अपने परिवार के साथ हमारे घर पर दावत पर आ रहे हैं। श्यामलाल जी और राजेंद्र जी बचपन के दोस्त थे और दोनों के बीच गहरी आत्मीयता थी। रात हुई तो राजेंद्र जी का परिवार दावत पर आ चुका था। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। श्यामलाल जी और लक्ष्मी जी ने भी कहा, नमस्ते राजेंद्र जी, नमस्ते कमला जी। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अवनी आकर राजेंद्र जी और कमला देवी के चरण स्पर्श करके बोली, खाना तैयार है। खाना खाने के बाद सभी चाय पी रहे थे कि राजेंद्र जी बोले, भाई साहब, अवनी की शादी के बारे में क्या सोचा है? श्यामलाल जी बोले, अभी तो कुछ नहीं सोचा। राजेंद्र जी बोले, क्यों? मेरा बेटा अमन तुम्हें कैसा लगा? तू कहे तो अमन और अवनी का रिश्ता करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर श्यामलाल जी और लक्ष्मी जी को कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा बेटी अपने ही घर में जाएगी। परंतु कमला देवी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला राजेंद्र जी ने सबके सामने बिना उनकी राय लिए कर दिया था। घर आने के बाद कमला देवी ने इस बात पर राजेंद्र जी से खूब हंगामा किया, पर राजेंद्र जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। उन्होंने अमन से उसकी मर्जी पूछी। अमन बोला, जैसा आप उचित समझे। अमन जैसा पुत्र पाकर राजेंद्र जी धन्य हो गए। उन्होंने श्यामलाल जी को फोन करके 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त तय किया। सगाई होने के बाद राजेंद्र जी आज बहुत सुकून में दिखाई दे रहे थे। उन्हें अवनी संस्कारों से युक्त लगी, जो उनकी बड़ी बहू में नहीं थे। कमला देवी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। अवनी और अमन दोनों ही खुश थे। अवनी पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत थी। श्यामलाल जी ने बताया कि 1 महीने बाद चैत्र नवरात्रि में रामनवमी का दिन शादी के लिए शुभ है। नियत समय पर विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कमला देवी के मन में अवनी के प्रति प्रेम की जगह विरोध उभर चुका था। उन्होंने गृह प्रवेश के बाद अवनी से कोई बात नहीं की और बड़ी बहू स्वाति से कहा, इसे अपने कमरे में छोड़ दो। स्वाति ने अवनी को बताया, माँ जी को सब काम नियत समय पर चाहिए। इतने साल मैंने घर संभाला, अब तुम्हें संभालना होगा। अवनी को पहले दिन ऐसा व्यवहार हैरान करने वाला लगा, पर उसने मन का वहम समझकर जाने दिया। अब शादी को 1 साल हो गया। धीरे धीरे सबके चेहरे अवनी के सामने आ गए थे। कमला देवी का व्यवहार अवनी के साथ बहुत सख्त था। बहू, ओ बहू, क्या तूने अपने कान में रुई डाल रखी है? तुझे एक बार में कभी सुनाई नहीं देता? गुस्से में कमला देवी अपनी छोटी बहू अवनी से बोली। अवनी दौड़कर आई। क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं वो अवनी इतना ही बोल पाई कि कमला देवी फिर से उस पर गुस्सा होकर बोली, माँ जी की बच्ची, मैं तुझे कब से आवाज़ लगा रही हूँ और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही थी? नहीं माँ जी, मैं तो, कहकर अवनी बोली, कहिए माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मेरी बीपी की टेबलेट तूने कहाँ रख दी? मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मिली ही नहीं। माँ जी, वो तो मैंने आपके कमरे के टेबल के ड्रॉवर में रख दी थी, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। यह कहकर अवनी झटपट अपनी सास के कमरे में गई और कमला देवी की बीपी की टेबलेट उन्हें तुरंत लाकर दे दी। राजेंद्र जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की हरकतें देख रहे थे।
और मन ही मन बोले, वाह कमला, तुमने भी हद कर दी। बहू बेचारी सुबह से उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई है और तुम देख रही हो, उठकर सीधे आंगन में कुर्सी पर बैठ गई, एक बार भी दवाई नहीं ढूंढी। लेकिन बहू पर जरूर बरस पड़ी। जवान जबान चलाने में मेहनत कहाँ लगती है, मेहनत तो हाथ पैर चलाने में लगती है। फिर उन्होंने कमला देवी से कहा, क्यों कमला, क्यों ऐसा करती हो? उस मासूम बच्ची पर इतने अत्याचार क्यों करती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार करती हो? बड़ी बहू के साथ तो तुम बड़े अच्छे से रहती हो। अवनी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती हो क्योंकि वह मेरे दोस्त की बेटी है और उसे मैंने अपने बेटे के लिए पसंद किया है। कमला देवी अपने पति की बातें सुनकर उन्हीं पर बरस पड़ी। आपकी बहू आपको इतनी प्यारी है तो इसे लेकर अलग रहो। राजेंद्र जी ने बात का बतंगड़ न बने इसलिए चुप्पी साध ली। अब कमला देवी जब देखो तब अपनी छोटी बहू अवनी को खरी खोटी सुना दिया करती। राजेंद्र जी सब समझ रहे थे कि कमला देवी अवनी को इसलिए इतना सुनाती रहती है क्योंकि उनका छोटा बेटा अमन अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी और पिता की सेवा करता था, जबकि बड़ा बेटा शहर जाकर पैसे कमाता था, मगर पिता की फिक्र नहीं करता था। वह जब भी आता अपने बड़े बड़े खर्चे गिनवाकर पिताजी को भावनात्मक रूप से दबा देता। पिताजी शहर में बच्चों की स्कूल फीस, ट्रिप, गेम, एक्स्ट्रा क्लासेस और अन्य खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। राजेंद्र जी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उन्हें हर महीने अच्छी पेंशन मिलती थी, मगर उनका बड़ा बेटा साल में 6 महीने में एक बार आता और पैसा का रोना रोकर फिर चला जाता। वही अमन ने तो अपने पिता का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया था। लेकिन कमला देवी को यह बात कभी समझ नहीं आई। वही उसकी पत्नी स्वाति भी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती थी, केवल गर्मी के मौसम में जब उसके बच्चों की छुट्टियां रहती थी, वरना साल भर तो वह एक ही बहाना लगाए रहती थी। अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अभी परीक्षाएं सिर पर है, महंगे स्कूल की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बस यही उसके नखरे रहते। वह 15 दिन ससुराल में रहती और फिर अपने मायके चली जाती। कमला देवी को अपनी बड़ी बहू और पोते पोतियों पर निहाल हो जाती थी। बड़ी बहू तो साल भर में 1 महीने के लिए आती थी, उसमें से भी 15 दिन अपने मायके में रहती थी। शहर से जो कुछ भी सामान लाती थी वह अपने मायके में दे देती और खाली हाथ ससुराल आती। और जब ससुराल से वापस अपने शहर के लिए जाना होता तो अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करके ढेर सारा सामान गांव से शहर ले जाती। जब तक गांव में रहती अपनी सासू माँ की तारीफों के पुल बांधे नहीं थकती थी। कमला देवी भी अपनी बड़ी बहू की चिकनी चुपड़ी बातों से निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू स्वाति जब तक अपने ससुराल में रहती अपने सास से एक खाने की चीज़ों की फरमाइश करती रहती और कमला देवी उतनी कड़कती गर्मी में वही फरमाइश अपनी छोटी बहू अवनी से पूरी करवाती। उनकी तरफ से सख्त हिदायतें रहती, आज की फरमाइश आज ही पूरी की जाए। सामान्य रोज के खाने में भी कमला देवी कुछ न कुछ फरमाइश करती रहती और सादा खाना तो बहुत कम ही खाती थी। उनकी बहू बिना किसी ना नुकर के सब कुछ पूरा करती थी। लेकिन घर खर्च के लिए अमन अपने पिता से पैसे नहीं मांगता था और ना ही कमला देवी उन्हें पैसे देने देती थी। वे तो अपने शौक पूरे करने में पैसे खर्च करते या फिर अपने बड़े बेटे बहू को दे देती थी। अगर कभी छोटे बहू की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो वह थोड़ा सा भी आराम कर लेती तो कमला देवी उसे ताने मार मार कर उसका सांस लेना मुश्किल कर देती ताकि उसे घर के कोई काम न करने पड़े। बेचारी छोटी बहू को मजबूरन उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे, वरना कमला देवी सबका खाना हराम कर देती थी। अगर अपनी पत्नी के लिए उनका बेटा कुछ भी बीच में बोल देता तो उसे जोरू का गुलाम कहकर बात करना ही बंद कर देती। वहीं अगर बड़ी बहू स्वाति की जरा सी भी तबीयत खराब होने की खबर उन्हें मिल जाती कि बहू बीमार है तो कमला देवी पूरा घर सर पे उठा लेती। वे बार बार राजेंद्र जी से कहती, जरा सुमित को फ़ोन तो लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है, बताओ, अकेली है बेचारी, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का काम अकेली करती होगी, जरा पूछ तो लो कि कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं, जरूरत हो तो भेज देना। इतने बड़े शहर में उनका कहने वाला कौन है भला? हम लोग माँ बाप होकर उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देकर अमन और अवनी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते कि कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे मांगते भी नहीं थे। और अगर वे कभी बहुत इमरजेंसी में पड़ भी जाए तो पैसे मांग ले तो माँ ऐसे चिल्लाती जैसे उनके ऊपर कोई एहसान जता रही हो। हमसे बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही शुरू हो गई थी स्वाति के आने की तैयारियां। माँ जी तो स्वाति के आने की खबर से बहुत खुश थी। 10 दिन बाद स्वाति भी आई। वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई। कमला देवी के लिए साड़ी, अवनी के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 नंदों के लिए भी साड़ियाँ लाई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को फ़ोन करके भेंट के लिए बुला लिया गया। अब दोनों नंदे भी घर आ गई। अब अवनी का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए थे और काम करने वाली बस अकेली अवनी ही थी, क्योंकि स्वाति तो ऐसे जताती थी जैसे यह उसका ससुराल न होकर कोई मेहमान खाना हो। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते न अवनी उसे कोई काम करने देती, न ही स्वाति खुद कोई काम करना चाहती थी। स्वाति खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी और साथ साथ अपने पीछे पीछे 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2-2 ननदे, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी अवनी का पूरा दिन किचन में ही बीत जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। और तो और दोनों नंदों को भी स्वाति भाभी से ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि पिताजी ने अपनी पसंद के ऊपर बेटियों को कभी तवज्जो नहीं दी थी। नंदों और बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें अलग, ऊपर से एक थी कमला देवी, जिनकी बात टालने का सवाल ही नहीं उठता था। कमला देवी बोली, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल साफ कर दो, दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं चावल साफ करने बैठ जाऊँ। पूरा दिन तो इधर उधर ही निकल जाता है। आप एक काम कीजिए, किसी को बाहर से बुला लीजिए, जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से दाल चावल साफ कर देगा। अवनी की बात सुनकर कमला देवी बोली, अच्छा, तो मतलब मैंने तुम्हें एक काम बोल दिया तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो कि तुम्हें समय नहीं मिलता? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है यहाँ पर? एक बड़ी बहू आई है और 2 मेरी बेटियाँ हैं। 3 लोगों का खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगी रहती हो। वाह भाई वाह, हमारे ज़माने में तो 100 लोगों का खाना बनाते थे दौड़ दौड़ कर। फिर भी मजाल है कि सास सास कुछ कह दे और बहू ना करे। जब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी क्या? खाना बनाने के बाद वैसे कौन सा काम होता है? पूरी दफ़ा तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम नहीं करोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जबकि अवनी का पूरा समय किचन में खाना बनाने, बर्तन साफ करने, सबके कपड़े धोने, फिर दोपहर की चाय और रात के खाने की तैयारी में निकल जाता था। कमला देवी की तेज आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया। फिलहाल अवनी ने सास के मुंह लगने से बेहतर समझा कि वह काम कर ले। वह बैठ गई पूरी बोरी दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी में ऊपर से भरी दोपहर, उसने पूरा दाल चावल साफ करके बोरी बांध दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब लगी, लेकिन चाय तब बनी जब अवनी थोड़ी खाली हुई। सास की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में पहुंची। पूरी दोपहर दाल चावल साफ करने से शरीर टूट रहा था, फिर भी फटाफट सबको चाय बना कर दी और लगे हाथ रात के खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी सो जाते थे। खाना बनाकर, खिलाकर, बर्तन धोकर, सारा कुछ करते करते अवनी को रात के 11 बज गए थे। थकान से शरीर पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन जब अवनी की नींद खुली तो कमला देवी की जोर जोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई नहीं उठा था। कमला देवी को चाय की तलब लगी थी। वे रोज 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज अवनी उठी ही नहीं थी, इसलिए उन्हें चाय नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो बाहर आकर अवनी पर चिल्लाने लगे। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार आ गया, लेकिन अवनी नहीं आई।
तभी स्वाति चाय बनाने किचन में चली गई। स्वाति को किचन में जाता देख कमला देवी तुरंत अवनी के कमरे में घुस गई और अवनी को लेटा हुआ देखकर चिल्लाने लगी। क्यों महारानी, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही? कुछ ज़्यादा ही आराम करना है क्या? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। समय का ख्याल है तुझे? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तड़प रहा है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, अवनी ने कहा। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा क्या? तुम्हें पता है घर में इस समय लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई टाइम ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तभी खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख लिया तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण, तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए बीमार हो गई। सब समझते हैं तुम्हारा नाटक। जान जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा। काम चोर, काम न करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस 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 करो बकवास। तभी पीछे से आवाज आई। कमला देवी ने पीछे मुड़कर देखा। उनका बेटा अमन हाथों में दवाई लिए खड़ा था। वह बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो आप? आपने एक बार भी अवनी को छूकर देखा कि कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार में तड़पती रही, उसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करेगी यह सब? आप नॉर्मल बोलती है तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जुबान खुल गई है ना। क्या बोल दिया मैंने? कौन सी गलत बात बोल दी? यही कह रही थी कि 4 लोगों को देखते देखते बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। कमला देवी ने गुस्से में कहा। हाँ माँ, आपको तो बस उसके काम से मतलब है। चाहे मैं दुख में रहूं, दर्द में रहूं, तकलीफ में रहूं, अगर काम करती रहूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अवनी बोली, माँ आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं? वहीं अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तब तो आप कितना परेशान हो जाती हैं, और अब जब मैं बीमार पड़ गई हूँ तो आपको वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी आपको बहाना दिखाई दे रही है। आप सच में सारी बात खुलकर बोलो ना कि पूरा जन्म आपको बड़ी बहू से ही लगाव है। स्वाति खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अभी उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तो तुम उन दोनों के लिए, तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, और एक ये दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे इन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट काट लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की किचकिच से। स्वाति ने भी कुछ नहीं कहा। दरअसल वह कमला देवी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन कमला देवी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट मिले हैं, मेरे और मेरे बच्चों के। लेकिन फिर भी कमला देवी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। अब बेचारी स्वाति क्या बोलती। कमला देवी स्वाति के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ी। स्वाति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वह कमला देवी को उनके साथ ले जाए। जैसे तैसे वे दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को देर से सोते थे तो सुबह भी लेट ही उठते थे। 7 बजे के आसपास ही कमला देवी को चाय की तलब लग जाती थी, और वैसे ही भी कहती है, नई जगह हो तो नींद वैसे ही जल्दी खुल जाती है। कमला देवी 5 बजे ही उठकर चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए, 2 कमरों का ही तो घर था।
एक में बहू बेटे सोए थे, दूसरे में बच्चों के साथ कमला देवी। जैसे तैसे 6 बजा, फिर 7 बजा। अब उनकी लालसा बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक नहीं उठी थी। अंत में कमला देवी ने स्वाति को जगाने के लिए कहा, बहू 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ और मुझे एक कप चाय बनाकर दे दो। स्वाति बोली, क्या माँ जी, यह क्या तरीका है? सुबह सुबह उठने का सबका अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय पीने की तलब लगती है तो आप खुद भी तो चाय बनाकर पी सकती है ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ आप सबका अपना हिसाब होता है माँ जी। बहू की यह दो टुक सुनकर कमला देवी एकदम हैरान रह गई। वे स्वाति को ऐसे देखे जा रही थी जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। उन्हें स्वाति से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। उसी समय उनकी आंखों के सामने अवनी का चेहरा नाचने लगा। अवनी कभी हिम्मत की नहीं हुई कि वह इतनी बुरी तरह कोई जवाब दे। कितना कुछ उन्हें सुना देती थी कमला देवी, फिर भी वह किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी हजार बातें जरूर सुनती थी। अपनी आदत के चलते कमला देवी किचन में गई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मन नहीं था। पहले दिन ही उनका मन उचट गया था। फिर भी चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले ही दिन उन्हें अपने घर की याद आने लगी थी। स्वाति करीब 8 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सुमित भी जल्दी उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने स्कूल के लिए तैयार हुए। स्वाति सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी और बेचारी कमला देवी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास भी कमला देवी के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे सुमित नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली बची स्वाति और कमला देवी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर अवनी कमला देवी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन आज यहाँ कमला देवी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हुई थी और सब अपने कामों में लगे हुए थे। बच्चे और बेटा तो चले गए थे। स्वाति घर की सफाई, किचन की सफाई कर अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह फ्री हुई तो उसने माँ जी के लिए नाश्ता किया और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद भी खाने बैठ गई। थोड़ी बहुत बातें करते हुए कमला देवी ने नाश्ता कर लिया। फिर स्वाति बोली, माँ जी, मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। अभी कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। फिर से अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई और एक बार फिर से अकेली रह गई कमला देवी। पूरे घर में सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई और फिर वही शांति। यह शांति कमला देवी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका मन एक पल के लिए भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जहाँ गांव में उनसे स्वाति चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी, वहीं यहाँ आकर वह अपने काम में इतनी बिजी थी कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर रह जाती थी। तो जिसके पास कमला देवी से बात करने का टाइम नहीं है, वह उनकी मनपसंद का खाना कहाँ बना पाएगी, उनका ख्याल कहाँ रख पाएगी। जैसे वे हीरा समझती थी, उसकी असलियत अब सामने थी। स्वाति के साथ कमला देवी यह सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, बातें करेगी, लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। कहते हैं जब उम्मीद पूरी न हो तो इंसान भीतर से टूट जाता है, और अब कमला देवी भी टूट चुकी थी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब अवनी का फ़ोन आया तो कमला देवी जैसे ही फ़ोन उठाती है, अवनी कहती है, माँ जी, आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई हैं क्या? आप नाराज़ है क्या? पूरे 2 दिन हो गए आपको गए हो। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे बात भी नहीं करेगी? छोटी बहू की बातें सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। वे तड़प उठी और धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। याद तो मुझे भी आ रही है। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू भर आए।
उनके आंसू सिसकियों में न बदल जाए और वहाँ का राज न खुल जाए। इस डर से स्वाति ने झट से फ़ोन कमला देवी के हाथ से छीन लिया और अवनी से घर का हाल चाल पूछा और फ़ोन काट दिया। फिर वह कमला देवी पर बिफर पड़ी। क्यों माँ जी, आपको ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई है जो 2 ही दिनों में आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं तो वैसे भी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आप ही जिद में अड़ी थी कि मुझे भी मुंबई जैसे शहर की हवा खानी है। अब ज़बरदस्ती आ ही गई है तो कम से कम यहाँ 10 दिन तो रुक जाइए ना। आपके छोटे बेटे बहू क्या कहेंगे कि गांव में तो आप हमसे परेशान थी, अब शहर में भैया भाभी भी खराब हो गए। सोच लीजिए आपकी बदनामी होगी। वैसे भी आपको कोई इज्जत तो नहीं करता गांव में, क्योंकि मैंने सुना था उस दिन आप अवनी को कैसे उल्टा सीधा सुना रही थी। अरे वह तो बेचारी गांव की है, इसलिए आपके ताने सुनकर चुप सह लेती है, वरना आपके जैसी सास को तो एक गिलास पानी भी नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यवहार करती हैं आप उसके साथ। फिर भी वह संस्कारी है, इसलिए चुप रह जाती है। अब यहाँ आई है तो मैंने कौन सा आपसे काम करवा लिया जो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी जो दिन रात इतना बड़बड़ करती थी, अब अपनी बड़ी बहू के सामने चुप हो गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू के सामने हिम्मत नहीं हुई। अब कमला देवी उदास मन में रहती। बेटा सुमित भी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह ऑफिस जल्दी चला जाता था और रात को देर से आता था, इसीलिए माँ के पास बैठकर बातें करने का टाइम ही नहीं था। एक दिन स्वाति किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर के फ़ोन पर अवनी ने फ़ोन किया। फ़ोन कमला देवी ने उठाया। जैसे ही अवनी ने पूछा, कैसी हो माँ जी, कमला देवी फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोता है। अवनी ने जैसे तैसे उन्हें चुप करा और पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों रो रही है? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अमन को तुरंत मुझे लेने के लिए भेज दो, और यह कहना कि किसी काम से शहर आया था, इसीलिए मास्क को लेने आ गया। अवनी सब समझ गई थी, उसने बस हाँ में जवाब दिया। अवनी से बात करके कमला देवी के मन में बहुत खुशी हुई। जब स्वाति बाजार से लौटी तो उससे लगा कि माँ जी का चेहरा तो उतरा हुआ होगा, लेकिन वह तो खुश नजर आई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माँ जी इतनी खुश क्यों हैं। लेकिन जब दूसरे ही दिन अमन उनके घर पहुंचा और अपनी माँ को साथ चलने के लिए कहा, तो स्वाति समझ गई कि माँ जी ने अमन को बुलाया होगा। उसने भी सोचा, चलो इस दिन बुलाए मेहमान से पीछा छूटेगा। उसने एक बार भी कमला देवी को रुकने के लिए नहीं कहा और तुरंत ही अमन के साथ उन्हें विदा कर दिया। अपने घर आकर कमला देवी ने खुली हवा में सांस ली और अवनी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अवनी ने पूछा, माँ जी, मुंबई शहर का सफ़र कैसा रहा? कमला देवी बोली, अवनी बहू पूछो मत, वह कहावत तो तुमने सुनी ही है ना, डूंगर दूर से ही अच्छे लगते हैं। अवनी सब समझ गई। उसने कुछ नहीं कहा ताकि माँ जी की तकलीफ और न बढ़े। अब कमला देवी का व्यवहार अवनी के प्रति पूरी तरह बदल गया था। अब वे अवनी के साथ माँ बेटी की तरह व्यवहार करने लगी। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ पर ख्याल रखती, घर के कामों में हाथ बटाती। दोनों सास बहू खुशी से रहने लगी। कमला देवी का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसके पति राजेंद्र जी और बेटा अमन भी बहुत खुश थे। खुशी खुशी साल कब निकल गया पता ही नहीं चला और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ गई। इस बार स्वाति आई तो कमला देवी ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। दोनों नंदे भी आ गई। कमला देवी ने तीनों से कहा, अच्छा हुआ तुम तीनों आ गई। अवनी प्रेग्नेंट है तो तुम तीनों घर का सारा काम संभाल लो और थोड़े दिन अवनी अपने पीहर जाकर आराम कर आएगी। ऐसा कहकर उन्होंने अवनी को बुलाया और कहा, अपना सामान पैक कर लो और कुछ दिन मायके चले जाओ, अमन तुम्हें छोड़ आएगा। यह सुनकर अवनी मुस्कुराकर कमला देवी को देखने लगी। इधर स्वाति जल भुन गई। जिस ससुराल में वह मायके जैसी रहती थी, आज उसे ससुराल का पता चला, या यूं कहे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो दोस्तों, जिस तरह कमला देवी को 2 दिन में अकल आ गई और वह सुधर गई, ऐसा अगर असल जिंदगी में हो जाए तो शायद पारिवारिक कलेश खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बहुत लोगों को तो अकल आती ही नहीं और जीवन निकल जाता है। तो बताइए, कमला देवी ने स्वाति के साथ जैसा किया सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।